हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपको एक्सरसाइज 2 जो स्टडी मटेरियल है उसमें एक्सरसाइज 2 और उस 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग आगे आते हैं जिसमें कि और बेसिकली हम रिफ्लेक्शन तक के सवालों को सॉल्व कर चुके थे एक्सरसाइज 2 के। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2 फॉर अनदर पोर्शन दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के इन सारे प्रॉब्लम्स हम लोग बनाएंगे जाकि आप एक्सरसाइज 2 को पूरा का पूरा कर सकें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 में जो बाकी बचे सवाल है उसमें कुछ सवाल मैंने लिए हैं, उसके बाद फिर आपको बनाना है। ठीक है, सो आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी क्वेश्चन नंबर 51 is v1 is velocity of light in first medium, v2 is the velocity of light in second medium, then refractive index of second medium with respect to first medium। ये आपको पता है, हमने आपको बताया था जो कंसेप्ट है इसमें लगने वाला वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था मैंने आपको, और कई सारे बातें भी बताई थी उसमें। बट इसमें जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 51 इसमें है कि μ2 विथ रिस्पेक्ट टू μ1, और इसी को किस नाम से जानते हैं, μ21। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि किसी भी जैसे मान लीजिए सेकेंड के रिस्पेक्ट में अगर फर्स्ट को निकालना है तो इसका एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, दैट इज v1 विथ रिस्पेक्ट टू v2। मतलब ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा, दैट इज μ21, दैट इज कॉल्ड व्हाट, μ21। आई बात समझ में। और दूसरी बात μ21 का एक और मतलब होता है μ2 अपॉन μ1। अगर μ2 और μ1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो μ2 अपॉन μ1 होता है। हमने आपको प्रूफ भी कराया था, आप इसमें भी देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि c अपॉन v2 अपॉन c अपॉन v1। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दिस इज व्हाट μ2 अपॉन μ1। अगर आप बेसिकली इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखें, ठीक है, तो आपका सवाल बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना, आपको रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में कोई मतलब तकलीफ नहीं होगा सवाल बनाने में, इसको याद रखना है बस। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। सो इट्स ऑप्शन इज 1, its option is 1. Note it down by pausing the video. Now come to question number 52. Okay, so in 52, that is electromagnetic radiation of frequency n, wavelength lambda, traveling with velocity v in air, enters a glass slab of refractive index mu. The frequency, wavelength and velocity of the light और इन द ग्लास लैब विल बी रिस्पेक्टिवली। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सब छोटे छोटे बेसिक सवाल है जो आपको आते हैं एग्जाम्स वगैरह में, यानी अच्छे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, और आपको बनाना होता है। आप अगर बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इफ़ यू सी इन क्वेश्चन नंबर 52, एक लाइट इधर आता है, मान लो ये ग्लास लैब है, ठीक है, ये ग्लास लैब है, और यहाँ पे जब ये गिरता है, जब ये लाइट गिरता है तो इस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है n है, वेवलेंथ लैम्डा है, और ये v है। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, इसमें क्या होगा। अब एक बात बताइए, जब वो एक रे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे यानी कि एक लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इन तीनों प्रॉपर्टी में से क्या सेम रहता है, आपको पता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये है तो यहाँ भी ये हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शायद म्यू दिया हुआ है ना, आई थिंक इट इज गिवन टू बी म्यू, यस, ये दिया हुआ है म्यू, ये दिया हुआ है म्यू। ठीक है, और ये क्या है, ये एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा म्यू। ओके, सो अब आपको पता है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज हाउ मच v, और इसमें क्या होता है vg। ठीक है, तो vg बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन n, सिंपल सा आंसर। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v अपॉन, सॉरी n नहीं, ये म्यू दिया हुआ है ना, ओके, सो वी शुड राइट म्यू, दैट इज v अपॉन म्यू। अरे कुछ नहीं है, ये वाला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी से फॉर्मूला यही है ना,
तो आप इसको कर लीजिए। और जाहिर सा बात है कि सबसे तेज लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में होता है, दैट इज 3 × 10⁸। एयर में हल्का सा स्लाइट कम होता है, बट दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी इक्वल। इसीलिए एयर में और वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ एयर सेम मानते हैं। नाउ इन अदर मटेरियल एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम, जितने भी मटेरियल सब में एयर का लाइट का जो स्पीड होगा वो कम ही होगा। तो कम कैसे होगा, आप इसको अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब हम म्यू को, जो कि 1 से ज़्यादा होता है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तभी वेलोसिटी कम होने वाला है। तो ये लॉजिक भी है और कोई खास बात नहीं है। दूसरा, लेमडा क्या होगा, तो मान लीजिए इसमें जो है वो लेमडा जी है, तो आपको पता है कि V बराबर लेमडा इंटू न्यू होता है। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, V बराबर लेमडा इंटू न्यू होता है, लेमडा वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मान लीजिए एयर की बात करें तो एयर का ये हो जाएगा, ठीक है, एयर। अब ग्लास में तो Vg लेमडा जी नहीं पता है, तो और इसमें ये दोनों तो बराबर होंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो Va अपॉन Vg इज इक्वल टू लेमडा A अपॉन लेमडा जी, एंड यू कैन सी Va अपॉन Vg इज नथिंग बट म्यू। तो लेमडा A अपॉन लेमडा जी, एंड यू कैन सी लेमडा जी इज लेमडा A अपॉन म्यू, ठीक है। तो अगर इसमें लेमडा दिया हुआ है एयर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन म्यू, ठीक है। आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, V बराबर लेमडा इंटू न्यू। तो अगर V को हम म्यू टाइम्स घटाएंगे तो घटेगा कौन इन दोनों में से, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो घटना इसी को पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कहिए कि अगर लाइट जाता है तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाला है, वेलोसिटी चेंज होता है और वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए और सॉल्व कीजिए। इन छोटी छोटी बातों को याद रखना है। इन सब चीज़ों में हम बहुत सारा समय ले चुके हैं पहले भी ऑलरेडी, और आप देख चुके हैं। अब आपको बस उसको कुछ नहीं करना, अप्लाई करना है, ठीक है। आप पॉज करके लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी ये है तो n का n हो जाएगा, लेमडा लेमडा अपॉन म्यू हो जाएगा, v अपॉन म्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमडा और v दोनों घटेंगे, ठीक है। लेमडा किसी भी मीडियम में एयर से कम ही होता है, वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में एयर से कम ही होता है। तो कम करने के लिए म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, मतलब कितना कम होता है तो डिवाइडेड बाय म्यू। चलिए ये हो गया। चलिए अब आते हैं, नाउ इट्स आंसर इज, इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन 2, its option is 2. Okay, now come to question number 56. So if you come to question number 56, again the velocity of light in vacuum is 3 × 10⁸ and the glass is 2 × 10⁸. the refractive index of the glass, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें velocity of glass with respect to air, ये इसी को तो absolute refractive index कहते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, तो V0 अपॉन Vg, और V0 क्या है, 3 × 10⁸ और अपॉन 2 × 10⁸। इफ यू कैंसिल इट, इट वुड बी 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, और यू कैन से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है। सो व्हेन यू कंपेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद एयर और वैक्यूम, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको पता है, कर चुके हैं हम लोग। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो गया 2, इट्स ऑप्शन इज 2। Now come to question number 58. If you come to question number 58, it is again very simple. A pencil held obliquely in water appears bent and short. हाँ बिल्कुल, अगर वाटर में है, अगर एक पेंसिल मान लीजिए ये पेंसिल वाटर में है
तो आपको क्या नजर आएगा, एक तो लाइट इधर से गया, एक लाइट इधर से जाके इधर की तरफ जाएगा, ये जा इधर रहा था, नॉर्मल से अवे बेंड करेगा क्योंकि रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम व्हाट डेंसर टू रेयर मीडियम, दैट इज वाई इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब इसको पीछे की तरफ मिलाओगे तो आपको ये पेंसिल यहाँ नजर आएगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ से देखोगे तो ये रेस तो डाइवर्ट कर रहे हैं और ये पीछे आके आपको लगेगा कि ऐसा मिल रहा है यहाँ पे, तो पेंसिल आपको यहाँ नजर आएगा। तो इट विल अपीयर बेंड एंड शॉर्ट, ये छोटा नजर आएगा आपको। आप लोग देखते हो ना सिक्का उक्का रखा रहता है ऊपर तो ऊपर नजर आता है, उसी तरह आप पेंसिल के टिप को सोचिए, वो ऊपर की तरफ नजर आएगा, ठीक है। और कितना क्या होता है ये सारा कैलकुलेशन हम आपको करके बता चुके हैं। इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस का जो वीडियो है आप उसको ध्यान से देखिए। सो इट्स ऑप्शन इज 1। ओके, now come to question number 60. Come to question number 60. The wavelength corresponding to violet, yellow and red. तो ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको पता है विग्योर, विग्योर वायलेट का होता है 400 नैनोमीटर और ये होता है 700 नैनोमीटर, इसी के बीच में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ते रहते हैं, इंक्रीजिंग, ठीक है। अब जो आंसर दिया हुआ है कि सबसे छोटा किसका होगा, तो वायलेट का, लिम्डा वी, ठीक है। उसके बाद है आपको सबसे ज़्यादा होगा रेड का, उसके बाद किसका, ग्रीन का ना, नहीं येलो, तो लिम्डा येलो, फिर इसके बाद आएगा फिर ये रेड, ठीक है। सो ऑप्शन इज 2। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 60, या सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ओके, चलिए हाँ, तो ये हो गया आपका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 62. इफ यू कम टू क्वेश्चन नंबर 62, it would be a ray of light goes from a medium of refractive index mu1 to medium refractive index mu2. The angle of incidence is I, the angle of refraction is R. The sin I by sin R again goes from medium 1 to medium 2. You can see here. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपको इसका जुगाड़ भी सिखा चुके हैं। यहाँ पे ये R रहेगा, I है ये, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी रहे, ऐसा है, मान लो R, तो आपको पता है ये कि mu1 sin I बराबर mu2 sin R, ये पढ़ा चुके हैं आपको। देन इट वुड बी sin I by sin R, तो sin I upon sin R, it is nothing but mu2 upon mu1, you can see from here, and so option is 4th. कर लीजिए इसको। ठीक है, आई थिंक इट वुड बी क्लियर। Okay, now come. Okay, there is another question which is not written here. I am writing here 63. ये भी एक important question और logical सवाल है कि मतलब कि मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद कौन सा ऐसा रे है, कितना नंबर रिफ्लेक्शन सबसे ब्राइटेस्ट होता है। ठीक है, इट इज आस्किंग अबाउट कौन सा रिफ्लेक्शन सबसे ब्राइटेस्ट है।
सी क्वेश्चन नंबर 63, इन केस ऑफ अ थिक प्लेन मिरर मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड। यस, थिक प्लेन मिरर मैं बताता हूँ। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 63 और बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। इसको देखिएगा, थिक मिरर की बात कर रहे हैं इसने, तो थिक मिरर मान लीजिए ये है, ये जिसके पास कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, ये ठीक है, ये थिकनेस है इसके पास। तो एक बात तो तय है कि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन कैसे होंगे। कोई भी अगर वेव पड़ता है या लाइट पड़ता है इस पे, तो तीन फिनोमेना होता है। एक तो या तो ये रिफ्लेक्ट करता है, और या तो वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक, और या तो नहीं सॉरी, एक तो रिफ्लेक्ट करता है, एक तो ट्रांसमिट करता है जो कि मतलब रिफ्रैक्शन बोलते हैं जिसको, और एक एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये शीशा कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी करेगा। यानी कि इंसिडेंट लाइट जो है वो तीन फिनोमेना करता है, रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन और प्लस एब्जॉर्प्शन। ये हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले भी, बट यहाँ भी देख लीजिए, ये ऐसा केस। तो बेसिकली आपका आई से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, मतलब दोनों साइड डिवाइड करो तो ये हो जाएगा आर अपॉन आई, और ये हो जाएगा टी अपॉन आई, और ये हो जाएगा ए अपॉन आई, ठीक है। सो दिस इज इक्वल, इस रेशियो को बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी। सो दिस इज बेसिकली रो, टाउ और प्लस अल्फा। दिस इज रिफ्लेक्टिविटी, दिस इज ट्रांसमिसिविटी, ये एब्जॉर्प्टिविटी। तो ये बेसिकली नथिंग बट प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मीडियम का ये प्रॉपर्टी है कि उसका रिफ्लेक्टिविटी क्या होगा, उसका ट्रांसमिसिविटी क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्टिविटी क्या होगा। सपोज किसी भी मीडियम का अगर रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छा है, व्हाट डज इट मीन कि वो रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा करेगा। अगर किसी का ट्रांसमिसिविटी सबसे अच्छा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो रे ट्रांसमिट ज़्यादा करेगा, मतलब अपने से पार करा देगा तुरंत, ठीक है। और अगर किसी की एब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा रेज को, ठीक है। खैर, हमारे स्टडी के लिए एब्जॉर्प्शन का कोई मतलब नहीं है, इसको हम हमेशा जीरो मानते हैं फॉर द पर्टिकुलर केस, बट एक्चुअली ये भी होता है। बट हम जिस मीडियम का पढ़ाई करते हैं जैसे मिरर, ग्लास स्लैब, उसका एब्जॉर्प्टिविटी होता है बट बहुत कम होता है, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो मेरे लिए तो बस यही चीज़ है ना कि 1 इज इक्वल टू रो प्लस टाउ, यानी कि किसी का रो अच्छा होगा तो किसी का टाउ अच्छा होगा, ठीक है। यानी कि ग्लास स्लैब का क्या अच्छा होगा, टाउ, ट्रांसमिसिविटी, क्योंकि वो सारे रे को अपने थ्रू जाने देता है। मिरर का क्या अच्छा होगा, रिफ्लेक्टिविटी, जो पीछे सिल्वर का परत लगा होता है वो क्या है, वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छा है, इसलिए हमको अपना इमेज दिखता है, ठीक। लेकिन एक्चुअली में अगर कोई रे फॉल करता है तो ये तीनों फिनोमेना होता है साइमल्टेनियसली, एक साथ तीनों फिनोमेना होता है, एब्जॉर्ब भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है, ठीक है। बट यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की कहानी हम खत्म करते हैं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आगे जब आप लोग पढ़ोगे कभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह में वो आता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। तो यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट किया, या तो वो ट्रांसमिट किया या तो वो रिफ्लेक्ट किया, एब्जॉर्ब किया, इसको भूल जाते हैं। तो ये दो फिनोमेना होता है। फिर यहाँ पे, यहाँ से भी हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। अब क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट का परत है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा यहाँ से कोई भी रेस बाहर निकलने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे जब ये पड़ा तो फिर दो चीज़ हुआ, एक ये और एक ये, यानी कि एक तो रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से और एक यहाँ से ट्रांसमिट हो गया। तो इस तरह का फिनोमेना आपको देखने को मिलता है किसी भी मीडियम में, कोई भी मीडियम हो। आप पानी समझ लो, पानी में भी अगर रे गिरता है तो तीन फिनोमेना होता है, या तो वो रिफ्लेक्ट करता है, या तो वो रिफ्रैक्ट करता है, या तो वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन का केस को हम रहने दें तो ये दो केस को हम ऑब्जर्व यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक। पहली बात तो ये, लिखना हो लिख लीजिए, मैं बताता हूँ फिर। चलिए आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ग्लास, अगर हम आपसे पूछें कि बेटा बताओ ग्लास स्लैब का क्या ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्शन, टाउ या अल्फा, सॉरी टाउ या रो। अगर हम आपको बोले कि ग्लास स्लैब का क्या अच्छा होता है, टाउ या रो, तो आंसर है टाउ। टाउ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रो। ग्लास स्लैब में देखते हो ना, बहुत सारे रे पार कर जाते हैं, रिफ्लेक्शन बहुत कम ही हो पाता है। तो वी कैन से कि टाउ है तो, बट बहुत बहुत बड़ा है रो से, लेकिन रो है तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि रो इधर गया, ठीक। चलिए हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि टाउ इज इक्वल टू 0.8
और रो टू भी 0.2, तभी तो मिला के 1 बनेगा। यू कैन सी है, ठीक। तो मान लीजिए टाउ बराबर 0.8 है और रो बराबर 0.8 है। तो मान लीजिए कि हमने एक आई इंटेंसिटी का लाइट इस पे गिराया, तो क्या होगा, ये जो ट्रांसमिट करेगा उसके पास कितना हो जाएगा, तो 0.8 टाइम्स आई हो जाएगा, 0.8 टाइम्स आई हो जाएगा। और इधर से जो रिफ्लेक्ट करेगा उसके पास 0.2 आई होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे ट्रांसमिट ज़्यादा करेगा, इसलिए इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, दैट इज 0.8 आई, और यहाँ पे ये 0.2 आई, ठीक। चलिए अब आते हैं इस सरफेस पे, जिसपे वो फिर से किए, इस सरफेस पे जहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लगा है। तो फॉर सिल्वर नाइट्रेट आपको पता है कि सिल्वर नाइट्रेट का रो बहुत बड़ा होता है टाउ से, जब ही तो हम इसको लगाते हैं ताकि रिफ्लेक्शन के बाद सही से अपना शक्ल देख सको। तो यहाँ भी मान लो कि इसके लिए रो मान लो 0.8 है और टाउ मान लो 0.2 है, ठीक। तो अगर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, तो इंसिडेंट इसके लिए 0.8 आई है, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 0.8 आई, दैट इज 0.64 आई। और फिर यहाँ के बाद जो ट्रांसमिट किया वो कितना है, तो 0.2 टाइम्स 0.8 आई, दैट इज 0.16 आई, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि ब्राइटेस्ट कौन है, ये वाला। अब तो रिफ्लेक्शन की बात करिए, इसमें पूछा गया कि कौन सा रिफ्लेक्शन, द ब्राइट इन केस ऑफ थिक प्लेन मिरर मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड, द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल इमेज, यानी कि इमेज किससे बनता है, रिफ्लेक्शन से। तो मिरर में इमेज किस लिए दिखता है, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो आंसर रिफ्लेक्शन की वजह से। तो कौन सा इमेज आपको ब्राइटेस्ट दिखेगा, तो बताइए, दो, एक तो इमेज ये वाला है और एक इमेज ये वाला है, दोनों का ब्राइटनेस चेक कीजिए। तो इसका है 0.2 आई, इसका है 0.64 आई। हाँ सर, 0.64 आई सबसे ज्यादा ब्राइट है, उसके बाद कोई भी रिफ्लेक्शन आएगा वो इससे छोटा ही होगा, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा पावरफुल यानी सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा इमेज नजर आएगा, तो आंसर है 0.64 आई, यानी कि सेकंड रिफ्लेक्शन। ये है आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये है आपका सेकंड रिफ्लेक्शन, उसके बाद कोई भी होगा तो इससे कम ही होने वाला है। इसलिए हम हमेशा याद रखें, ये पूछा भी जा चुका है सवाल शायद ओलंपियाड वगैरह में, कि थिक मिरर में सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा इमेज होता है, तो आंसर है सेकंड वाला, ठीक है ना। तो इसमें जो रे आएगा, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये सॉरी ये पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन, तो ये जो है वो सबसे ब्राइट नजर आएगा। तो आंसर वुड बी सेकेंड वन। इसको आप याद भी रख ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लिख लीजिए। तो कभी भी कोई पूछे कि मिरर में सबसे ब्राइट इमेज कौन सा दिखता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आंसर दूसरा। Okay, I think it is clear to you now. Now come to question number 65. Come to question number 65. Come to question number 65. So if you come to the magnification of object placed 10 centimeter from a convex mirror, okay, of radius of curvature 20 centimeter will be। अरे कोई खास बात नहीं है, आपको पता नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर, ये हालांकि रिफ्लेक्शन में होना चाहिए सवाल, बट कोई बात नहीं है। f कितना हो जाएगा, r/2, आपको पता है r कितना है, r is 20, तो 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हाँ ठीक तो है। आपको मिरर फॉर्मूला याद है, 1/v = 1/v + 1/u, लिख लीजिए इसको, ठीक है। और हाँ ठीक है। चलिए अब इसमें करना क्या है, आपको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे चलिए आप आसान तरीका ही करिए। इसका कन्वेक्स है तो +10 हो जाएगा, 1/v नहीं पता, और u कितना है तो -10, तो व्हाट वुड बी 1/v, 1/10, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 × 1/10 दैट इज 1/5, तो v = 5, ठीक है। अब आपको m पता है क्या होता है,
m होता है माइनस वी अपॉन यू, m बराबर माइनस, ये तो प्लस में है तो +5 और ये तो माइनस में है -10, खत्म। तो 5 से दैट इज 0.5, सो इट्स ऑप्शन वुड बी 2। तो 65 का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, लिख लीजिए। तो सारे क्वेश्चंस बेसिकली बड़े ही कंसेप्चुअल हैं। अगर ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा तो आपको कभी भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसी को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स ही बोलते हैं, सब इसी का नाम है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इसलिए बोलते हैं कि सारा चीज ज्योमेट्री से करते हैं। रे ऑप्टिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सारा काम रे से करते हैं। ठीक है, सो वी कैन से रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आपको यहाँ लाइट के टर्म्स से पढ़ाया जाता है ये, बट आगे जाओगे तो ये टॉपिक का नाम होगा रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ये सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना चीज़ क्लियर होगा तो आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगा लाइट में, क्योंकि बच्चों को लाइट तो बहुत आसान लगता है कि लाइट में क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, यही सब चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। शायद मेरे लेक्चर्स के बाद आपको ऐसा लग गया होगा कि लाइट सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का कहानी नहीं है, बहुत कुछ है उसमें। ठीक है, नाउ 67, सो क्वेश्चन नंबर 67 नाउ। सो the refractive index of glass with respect to air is 3/2. What is the refractive index of air with respect to glass? Nothing. यहाँ पे म्यू जी ओ दिया हुआ है, दैट इज 3/2। आपको कुछ नहीं निकालना है, म्यू ओ जी निकालना है, तो नथिंग बट 1/3/2, दैट इज 2/3, सिंपल। तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। चलिए, कम टू क्वेश्चन नंबर 69। अब इसमें एक और अच्छा कंसेप्ट है। 69 में क्या बोल रहा है कि अ पीस ऑफ ग्लास व्हेन इमर्स्ड इन अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 बिकम्स ऑलमोस्ट इनविजिबल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यूज्ड इज, देखिए अगर किसी एक सॉल्यूशन में अगर कोई मीडियम रखा है, आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। जैसे मान लो कि पानी में अगर सिक्का रखे हैं, या पानी में अगर कुछ और भी चीज़ बबल, किसी और चीज़ का बबल है, या मरकरी रखे हैं, तो आपको दिखाई देता है, आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको लगता है कि वो अलग है, कुछ ना कुछ तो है उसमें? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। यस माय डियर फ्रेंड, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, अब आप कहोगे सर सिक्के का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि C इज इक्वल टू दैट इज सॉरी म्यू इज इक्वल टू C अपॉन V, यही होता है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट तो किसी मीडियम में होता है, लकड़ी में, आपको लोहे में, सब में। हाँ, बहुत धीरे होगा, डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व नहीं करते उन चीज़ों को, बट होता तो है ना। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सब होता है, आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आपको अलग इसलिए नजर आता है क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर है, दोनों के लाइट आने में अंतर आता है, जब भी हम समझ पाते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ रखा हुआ है। लेकिन कब नजर नहीं आएगा? अगर मान लो इसमें एक चीज रखा हुआ है, हमको नजर नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब? कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तभी आपको नजर नहीं आएगा। तो अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन में 69 कुछ भी नहीं है। अ पीस ऑफ ग्लास व्हेन इमर्स्ड इन अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 बिकम्स ऑलमोस्ट इनविजिबल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास यूज्ड इज 1.48, उसी के बराबर होगा, तभी आपको कुछ नजर नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए। सो इन दिस केस ऑप्शन इज 369 में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 72। The refractive indices of water and glass are 4/3 and 3/2. The refractive index of water with respect to glass, nothing। क्या है इसमें? वही सवाल है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का।
So come to question number 72. So if you come to question number 72, it is nothing but mu. What you have to find? Water with respect to glass means mu W with respect to mu G, that is mu WG. ठीक है, तो mu WG बराबर ये होता है, तो mu W रख दीजिए और वो रख दीजिए, mu G रख दीजिए, तो mu W इज, अच्छा तो आपको निकालना पड़ेगा ना, नहीं दिया तो है mu W और mu G दिया हुआ है, तो mu W is given to be 4/3 and mu G is given to be 3/2. Yeah, it is 8/9. So you can see the option number is 1. सिंपल है ये सारी बातें। ये सवाल जितना सिंपल लगता है, बच्चे अगर इस सब के बारे में अगर अच्छे से ना समझे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें। लेकिन आपको याद होना चाहिए जो मैंने लिखा है, अगर याद है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 74। अब इसको लिख लीजिए। Okay, now come to question number 74. So if you come to know about 74, it is nothing but which of the following is used in optical fiber? ऑप्टिकल फाइबर मैंने पढ़ाया है आपको, और क्या होता है वो आपको पता है, दैट इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सो दैट इज नंबर 1। 75 है ना, यस 75। द एंगल बियॉन्ड विच व्हेन अ रे इज इंसिडेंट इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तभी ना वो बेंड कर जाता है पूरा अपने तरफ, तो दैट इज क्रिटिकल एंगल। 75 का 2, ये सब कंसेप्चुअल सवाल है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 81। फाइंड द एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 फॉर द केस सोन इन फिगर। वाह, चलिए बहुत अच्छा, ये ऐसा दिया हुआ है। आई थिंक आप जो अच्छे से देखे होगे मेरा वीडियो, उसमें ये सब सवाल आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देगा। ठीक है, ये है आपका R1 और ये है आपका R2 आई थिंक, या दिस इज थीटा, ये है 75 और ये है 45 डिग्री, ये है ना, हाँ। और इसका जो म्यू है दैट इज गिवन टू बी √2 और ये तो एयर है। ठीक, आपको बोल रहा है क्या निकालने के लिए, द वैल्यू ऑफ R1। आपको R1 का वैल्यू निकालना है। कौन सी बड़ी बात है R1 निकालना, ये तो सिंपल आपका रिफ्लेक्शन से आ जाएगा। रिफ्रैक्शन से इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन देखिए, 1 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R1 इस सरफेस पे। ठीक है, सो व्हाट इज साइन R1? साइन R1 इज साइन 45 1/√2 इंटू √2, 1/2, R1 हो गया आपको 30 डिग्री, 0.5। ये ठीक तो है। इसी को, अरे इसी को ना साइन इनवर्स 0.5 दिया गया है, साइन दैट इज थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 कब होगा, जब थीटा 30 डिग्री होगा। आंसर इज 30 डिग्री, सिंपल। अच्छा, अगर R2 पूछता तो क्या बना पाते क्या? अगर सपोज आपसे R2 पूछा जाता तो R2 क्या होता? तो कुछ नहीं, R2 आपको पता है कि R1 प्लस R2 बराबर A होता है, दैट इज 75 डिग्री। तो R2 क्या हो जाएगा, 75 माइनस 30, दैट इज 75 माइनस 30 दैट इज 45 डिग्री, सिंपल। ठीक है, तो ये सारी बातें सिंपल है, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये सब। चलिए, या इज ओके। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो ऑप्शन है वो है 1। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इन सारी बातों को। क्वेश्चन नंबर 86, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा। द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट 2f1 फ्रॉम कन्वेक्स लेंस। ये f1, ये 2f1, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या होगा, उसी जगह पे इमेज बनेगा। अरे आपको पता है ना, ये 2f1 पे ही बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और सेम साइज होता है। यू कैन सी 86 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। इसमें हमको कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आपको पता है।
So its option would be 3. 87. A convex lens forms an image which is located at 2f2 of the lens. The position of object with respect to convex lens at 2f1. हाँ सीधी बात है, हमको पता है ना कि जब कुछ नहीं दिया होता ये बाई कन्वेक्स लेंस है। ये बाई कन्वेक्स लेंस में 2f2 और 2f1 दोनों बराबर होता है। मैंने निकाल के बताया आपको लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम पढ़ा रहे थे। लिख लीजिए ये सारी बातें। सो क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में ये अब ये यहाँ रखा हुआ है 2f2 पे। हमको पता है कि इस केस के लिए आपको तो अलग पढ़ना ही नहीं है, बट मैंने तो आपको अलग भी बता दिया है। बट आपके केस के लिए दोनों बराबर होता है, तो 2f अगेन 2f2 पे है। अगर 2f2 पे है तो इमेज फिर यहीं पे बनेगा 2f1 पे। सिंपल सी बात है, इन्वर्टेड रियल और सेम साइज होता है। सो इमेज इज एट 2f1, सो इट्स ऑप्शन नंबर इज 2। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 96। A lens has a power of plus 0.5 diopter, 0.5 diopter it is। अभी क्या है ये, कौन सा लेंस है? प्लस है तो जाहिर सा बात है कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग के लिए पावर में प्लस का साइन आता है और डाइवर्जिंग के लिए पावर में माइनस का साइन आता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सो 96 इसका फोकल लेंथ अगर निकाला जाए, क्योंकि फोकल लेंथ भी है इसमें, तो फोकल लेंथ क्या होता है 1/पावर। तो फोकल लेंथ इज 1/पावर। पावर कितना हो गया 0.5। 0.5, सो इट इज नथिंग बट कितना हो गया ये प्लस 0.5। हाँ ठीक, हाँ ठीक है, तो 0.5 तो ये हो गया 2। किस में होता है ये, मीटर में। किस में होता है, मीटर में। तो इसका फोकल लेंथ हो गया 2 मीटर। सो इट्स ऑप्शन इज 3। कन्वेक्स लेंस है और 2 मीटर का है। ठीक है, नाउ अगेन कम टू क्वेश्चन नंबर 97। फर्स्ट डू इट, कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 97 कर लीजिए उसको। Okay, so two thin lenses of focal length plus 20 and plus 25 centimeter are placed in contact the effective। अरे क्या है इसमें यार, ये और ये f1 is plus 20 centimeter and f2 is plus 25 centimeter। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको तो इसका पावर निकालना है कि P1 कितना हो जाएगा, तो 1/f1। हाँ ध्यान रखना है कि f1 मीटर में होना चाहिए, तो 1/0.20 1 2 हो गया 5, यानी कि प्लस 5 डायोप्टर। और P2 कितना हो गया 1/0.25 0 0 काट दीजिए, तो 4 डायोप्टर यानी प्लस 4 डायोप्टर। पावर इक्विवेलेंट क्या होता है, दैट इज P1 प्लस P2। इस केस के लिए और होते तो और जुड़ता, तो हो गया 5 + 4 दैट इज 9 डायोप्टर। सिंपल सिंपल है ये सब। ठीक है, सो इट्स ऑप्शन इज 4। ये सब सारे कराए गए सवाल है मेरे क्लासेस में, मैंने लिए हैं, ले रखे हैं सारे सवाल। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 101। So if you come to question number 101, पहले इसको कर लीजिए। Okay, now see 101, an object is placed before a concave lens, the image formed is। देखिए concave lens है ना, हाँ concave lens है। कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस के केस में आपको पता है दोस्तों कि हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है। आपको पता है किसके लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा क्या होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है
जो इमेज है हमेशा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि रियल नहीं बनता है, रियल बनता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, और ये आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बट जब तक कुछ बोला ना जाए तब तक के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्या मानना है, रियल। फॉर रियल ऑब्जेक्ट इट इज ट्रू, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है कि रियल है कि वर्चुअल है, तो यू हैव टू कंसिडर इट टू बी रियल। सो यू हैव टू जस्ट राइट इज ऑलवेज इरेक्ट। तो फॉर योर केस इट इज ऑलवेज इरेक्ट। इफ इट इज बीइंग मेंशन्ड कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, देन थोड़ा सोचने वाली बात थी, बट यहाँ आपके सिलेबस में है भी नहीं, बट हम आपको बता चुके हैं सारा केस, ठीक है। तो फॉर आवर केस, फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू कैन सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 103, आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आइज एंड डिफेक्ट्स आते हैं, उसको छोड़ दीजिए। आइज एंड डिफेक्ट्स, आई और डिफेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। बट फॉर आवर केस, फॉर एक्सरसाइज 2 अप टू 103 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। सो आई थिंक एक्सरसाइज 2 इज ओवर, आप इसको कर लीजिए। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3। तो आप एक्सरसाइज 3 भी करके आइए, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें और अच्छी सारी बातें करेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, आप इसको लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए हम लोग इसको क्लोज करते हैं, और इसको पढ़िए ध्यान से। थैंक यू।